रामदेव ने कोलगेट, नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी दिग्गज कंपनियों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन रामदेव की पतंजलि की चमक के पीछे कई काले पन्ने थे। पतंजलि की सफलता के पीछे रामदेव का मार्केटिंग जीनियस तो था ही, लेकिन साथ में थी उनकी विवादों से भरी हुई रणनीतियां। पूरी दुनिया में लाखों लोग मर रहे थे, ये बिजनेस बाबा उसमें भी पैसा छापने की कोशिशों में लगातार लगा हुआ था। कोरोनिल पर रामदेव का दावा इतना बड़ा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और आयुष मंत्रालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। राजस्थान में प्रशासन ने अलवर के सिंघानिया मिल को अपने कब्जे में लिया था और यह जानकारी सामने आई कि इसी मिल से पतंजलि का सरसों का तेल सप्लाई होता था, यानी प्रोडक्ट यहां बनते थे और उस पर पतंजलि का लेबल चढ़ा दिया जाता था। सोशल मीडिया पर लोग दो धड़ों में बटे नजर आए। एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि बाबा ने तो योग छोड़कर अब जिहाद बेचना शुरू कर दिया है। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा कि राजीव दीक्षित पतंजलि को जनता का ब्रांड बनाना चाहते थे, लेकिन रामदेव ने इसे अपना निजी साम्राज्य बना लिया। बाबा रामदेव को बाबा रामदेव नहीं, अब कहिए लाला रामदेव। हरियाणा के एक छोटे से गाँव से निकलकर वैश्विक मंच तक पहुंचने वाला एक सन्यासी जिसने योग को हर घर का हिस्सा बनाया, लेकिन उसी योग की आड़ में एक ऐसा व्यापारिक साम्राज्य स्थापित किया जो आज विवादों का पर्याय बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की, जिन्हें कभी योग गुरु मान जाता था, लेकिन आज के समय में बाबा रामदेव की छवि ऐसी हो गई है कि लोग उन्हें लाला रामदेव कहने से भी नहीं हिचकते। भ्रामक विज्ञापनों से लेकर शरबत जिहाद जैसे बयानों तक, श्रम कानून उल्लंघन से लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार तक, रामदेव की कहानी एक ऐसी रोलर कोस्टर सवारी है जिसमें ड्रामा, धोखा और फर्जीवाड़े का हर रंग मौजूद है। नमस्कार, मेरा नाम है गोरखनाथ और आज की वीडियो में मैं आपको लाला रामदेव के बिजनेस साम्राज्य की कहानी बताऊंगा, जिसमें हीरो कभी सन्यासी है तो कभी व्यापारी, कभी विवादों का विलन। तो आइए बढ़ते हैं लाला रामदेव की कुंडली की तरफ। उससे पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे बाबा रामदेव का असली नाम है रामकृष्ण यादव। बचपन में वो पोलियो से जूझे, लेकिन योग और आयुर्वेद ने उन्हें नई जिंदगी दी। यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। 90 के दशक में हरिद्वार की गलियों में स्कूटर पर आयुर्वेदिक दवाएं बेचने वाले रामदेव ने धीरे धीरे योग शिविरों का आयोजन शुरू किया। उनके देसी अंदाज, हास्य और सरल भाषा ने लोगों का दिल जीत लिया। 2000 के दशक में टीवी चैनल आस्था पर उनके योग सेशन ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम उनके ब्रांड का हिस्सा बने। लेकिन असली खेल शुरू हुआ साल 2006 में, जब रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद की नींव रखी। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि स्वदेशी और आयुर्वेद के नाम पर एक क्रांति थी, या शायद यह बाबा रामदेव की एक सोची समझी व्यापारिक चाल थी। पतंजलि ने भारतीय बाजार में तूफान ला दिया। देसी घी, शहद, टूथपेस्ट, नूडल्स, बिस्किट, शैम्पू, करीब हर चीज पर पतंजलि का लोगो चमकने लगा। रामदेव का स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ का नारा युवाओं और मध्यम वर्ग के दिलों में उतर गया। साल 2016 तक पतंजलि का टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए को भी पार कर गया और रामदेव ने कोलगेट, नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी दिग्गज कंपनियों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन रामदेव की पतंजलि की चमक के पीछे कई काले पन्ने थे। पतंजलि की सफलता के पीछे रामदेव का मार्केटिंग जीनियस तो था ही, लेकिन साथ में थी उनकी विवादों से भरी हुई रणनीतियां। चलिए अब रामदेव और पतंजलि के विवादों की परतें खोलते हैं। इस कहानी की पहली परत है भ्रामक विज्ञापन। पतंजलि के तमाम विज्ञापनों में दावा किया गया कि उनके उत्पादन डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं। लेकिन यह दावे इतने बड़े थे कि लोग इन्हें चमत्कार मानने लगे। लेकिन यह चमत्कार जल्द ही कानूनी मुसीबत में बदल गया। जनवरी 2025 में केरल के पलक्कड़ कोर्ट ने रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि की कंपनी दिव्य फार्मेसी के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। मामला था भ्रामक विज्ञापनों का, जिसमें पतंजलि ने बिना वैज्ञानिक सबूतों के बीमारियों के इलाज का दावा किया था। जब रामदेव कोर्ट में पेश नहीं हुए तो फरवरी 2025 में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। केरल में पतंजलि के खिलाफ 26 ऐसे मामले दर्ज हैं जो रामदेव की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वहीं साल 2024 में भारतीय मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने पतंजलि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने पतंजलि के विज्ञापनों पर रोक लगाई
और रामदेव को 2023 में दिए गए वादे को तोड़ने के लिए कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी किया। इसी के बाद रामदेव और बालकृष्ण को अखबारों में माफीनामा छपवाना पड़ा। तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा था कि वे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 को लागू करने में ढीले क्यों हैं। अगस्त 2024 में कंटेम्प्ट केस बंद हुआ, लेकिन रामदेव की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। इसके अलावा पतंजलि का कोरोनिल विवाद तो आपको याद ही होगा। साल 2020 में पतंजलि ने दावा किया कि उसका उत्पाद कोरोनिल कोरोना को ठीक करने में सक्षम है। सोचिए, जिस समय में पूरी दुनिया में लाखों लोग मर रहे थे, ये बिजनेस बाबा उसमें भी पैसा छापने की कोशिशों में लगातार लगा हुआ था। कोरोनिल पर रामदेव का दावा इतना बड़ा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और आयुष मंत्रालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। मंत्रालय ने तुरंत इस दावे को खारिज किया और रामदेव को अपना बयान वापस लेना पड़ा। इस घटना ने रामदेव की विश्वसनीयता पर गहरा आघात किया था। दूसरा है शरबत जेहाद। जी हां, पिछले दिनों रामदेव ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सोशल मीडिया से लेकर संसद तक में हंगामा मचा दिया। एक वीडियो में उन्होंने रूह अफ़ज़ा जैसे शरबत को मस्जिदों और मदरसों से जोड़ दिया, जबकि पतंजलि के गुलाब शरबत को गुरुकुल और भारतीय संस्कृति का प्रतीक बताया। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर शरबत जेहाद के नाम से वायरल हुआ। लाला रामदेव के इस बयान पर जमकर विवाद हुआ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसे हेट स्पीच करार देते हुए भोपाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर रामदेव धार्मिक भावनाओं को भड़काकर पतंजलि के उत्पादों को बेचने की कोशिश कर रहा है। दिग्विजय सिंह का ये बयान काफी हद तक सही नजर आता है, क्योंकि रामदेव पहले भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ऐसे प्रयास कर चुके हैं। रूह अफ़ज़ा पर रामदेव के बयान के बाद ट्विटर पर #शरबत जेहाद ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर लोग दो धड़ों में बटे नजर आए। एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि बाबा ने तो योग छोड़कर अब जेहाद बेचना शुरू कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रामदेव का यह बयान सिर्फ एक विवाद नहीं था, बल्कि रामदेव की उस रणनीति का हिस्सा था जिसमें वो धार्मिक सांस्कृतिक भावनाओं को भुनाकर अपने ब्रांड को चमकाते हैं। लेकिन इस बार उनका यह दाव उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया। तीसरा है श्रम कानून और मेडिसिन मिसलेबलिंग। पतंजलि पर सिर्फ विज्ञापनों के झूठे दावों का ही आरोप नहीं है, बल्कि कंपनी के कारखानों और उत्पादों से जुड़े कई गंभीर मामले भी पिछले कुछ सालों में सामने आए हैं। पतंजलि के कारखानों में कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम और सुरक्षित कामकाजी माहौल ना देने की शिकायतें सालों से सुर्खियों में हैं। साल 2018 में हरिद्वार में पतंजलि की एक फैक्ट्री में श्रमिकों ने हड़ताल की, जिसमें उन्होंने 12 घंटे की शिफ्ट और कम वेतन का मुद्दा उठाया। इन खबरों ने पतंजलि के स्वदेशी के दावों पर सवाल उठाए। इसके अलावा पतंजलि के कुछ उत्पादों पर गलत लेबलिंग और गुणवत्ता में कमी पाई गई। 2021 में राजस्थान में प्रशासन ने अलवर के सिंघानिया मिल को अपने कब्जे में लिया था और यह जानकारी सामने आई कि इसी मिल से पतंजलि का सरसों का तेल सप्लाई होता था, यानी प्रोडक्ट यहां बनते थे और उस पर पतंजलि का लेबल चढ़ा दिया जाता था। लेकिन ऐसे में बाबा के आयुर्वेद और जड़ी बूटी वाले दावों की सच्चाई का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वहीं साल 2025 में FSSAI ने पतंजलि के लाल मिर्च पाउडर को मानकों पर खरा ना उतर पाने के कारण पतंजलि को नोटिस जारी किया। इसी खबर के बाद पतंजलि के शेयरों में 15% की गिरावट आई और कंपनी को बाजार में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लाला रामदेव के सफर में कई ऐसे किरदार हैं जिन्होंने उनकी कहानी को और रहस्यमयी बनाया। स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता और रामदेव के शुरुआती सहयोगी राजीव दीक्षित की साल 2010 में अचानक मृत्यु ने कई सवाल खड़े किए थे। कुछ लोगों ने दावा किया था कि राजीव दीक्षित की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी और रामदेव ने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन यह विवाद आज भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा कि राजीव दीक्षित पतंजलि को जनता का ब्रांड बनाना चाहते थे, लेकिन रामदेव ने इसे अपना निजी साम्राज्य बना लिया। राजीव दीक्षित को लेकर हाल ही में रामदेव का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि राजीव दीक्षित उनके पास अपनी बातों को रखने के लिए एक मंच मांगने आए थे। जबकि साल 2004 में रामदेव और राजीव दीक्षित की पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद राजीव दीक्षित ने रामदेव को स्वदेशी आंदोलन की दिशा में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने विदेशी कंपनियों के बहिष्कार, स्वदेशी उत्पादों के प्रचार और भारतीय चिकित्सा पद्धति को पुनर्जीवित करने पर भी बल दिया।
पतंजलि का जो स्वदेशी बनाम विदेशी नैरेटिव है वह राजीव दीक्षित के विचारों से ही प्रेरित है, लेकिन कंपनी की स्थापना के 4 सालों के भीतर ही राजीव दीक्षित की रहस्यमयी मौत ने तमाम सवाल खड़े किए थे, जिसके जवाब आज तक नहीं मिले। वहीं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ रामदेव ने जो किया उसे कोई कैसे भूल सकता है। पुण्य प्रसून वाजपेयी का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने साल 2014 में रामदेव के कारोबार और उनके बीजेपी नेताओं के साथ कथित रिश्तों पर सवाल उठा दिए थे। बस फिर क्या था, इसके बाद उनकी नौकरी चली गई। मीडिया और सत्ता में रामदेव की पकड़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक संस्थान से नौकरी जाने के बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी को कहीं स्थायी नौकरी तक नहीं मिली। बाद में वाजपेयी ने दावा किया कि रामदेव का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उनकी आवाज को दबा दिया गया। यह घटना रामदेव की मीडिया और राजनीति में पकड़ को दर्शाती है। खैर, रामदेव का बीजेपी के साथ रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। साल 2011 में उन्होंने अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। साल 2014 के लोकसभा के चुनाव के पहले रामदेव ने खुलकर बीजेपी का समर्थन किया और उनका एक बयान आज भी चर्चा में रहता है, जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी का शासन आएगा तो पेट्रोल 35 रुपए प्रति लीटर होगा, जबकि आज जब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार है। रामदेव का यह बयान सोशल मीडिया पर मीम्स का हिस्सा बन चुका है। रामदेव की जीवन शैली भी उनके सन्यासी होने पर सवाल उठाती है। मुंबई के वर्ली में उनका एक आलीशान घर है जिसकी कीमत करोड़ों में है और बाबा रामदेव की लग्जरी कारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार अक्सर वायरल होती रहती हैं। लाला रामदेव यह दावा करते हैं कि पतंजलि की संपत्ति के मालिक ना तो वे खुद हैं और ना ही आचार्य बालकृष्ण। वह कहते हैं कि यह जनता की सेवा के लिए है, लेकिन रामदेव के व्यापारिक फैसले और विवादों से भरे बयान उनके इस दावे को खोखला करते हैं। पतंजलि का कारोबार आज लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कंपनी ने रिटेल स्टोर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और यहां तक कि स्कूल और अस्पताल तक खोल लिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई जनता की सेवा है या एक चतुर सेठ की बाजीगरी। आपको बता दें कि बाबा रामदेव की कहानी एक ऐसी फिल्म की तरह है जिसमें हीरो कभी सन्यासी है, कभी व्यापारी है और कभी विवादों का विलन। उन्होंने योग और आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई, यह सच है, लेकिन भ्रामक विज्ञापन और शरबत जिहाद जैसे बयान, श्रम कानून उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट की फटकार ने उनकी छवि को धूमिल किया है। ऐसे में रामदेव क्या वाकई योग गुरु है या योग की आड़ में एक चतुर बिजनेसमैन? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जो रामदेव के बिजनेस साम्राज्य को देखता है। बाबा रामदेव लाला रामदेव बन चुके हैं। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।